सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन हो गए वीडियो डाले। आज का वीडियो होने वाला है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर, जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ है उसमें ये अगला वीडियो है। इससे पहले हमने लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट देखा, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखा, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखा। अब बारी है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। इसका मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे, बहुत सारे, अर्थात इस सबसे क्लियर हो रहा होगा कि स्टेट में जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच डिवाइडेड है। अच्छा, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले एक और थ्योरी है जो इसके अगेंस्ट है, दैट इज नोन एज मोनोइज्म और मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। होता क्या है, हमने राज्य बनाया या देश बनाया, उसके बाद हमने गवर्नमेंट बनाई और उसको ताकत दे दी टू टेक द डिसीजंस। आइडियली तो ये केस है कि गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन, लेकिन ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या कि गवर्नमेंट बिना किसी प्रेशर के डिसीजन ले सके। कहने का अर्थ समझो, कुछ लोगों का मानना था कि जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, एनी एक्सटर्नल सोर्स। अब हमारे एक थिंकर हुए, पॉलिटिकल थिंकर थॉमस हॉब्स, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि ये मानते हैं कि जो स्टेट बना है वो लोगों की विल से बना है, लोगों ने खुद से ताकत दी है स्टेट को टू टेक द डिसीजन। तो इनका मानना था, और दो हमारे राइटर्स हुए, जीन बोदिन नाम से एक व्यक्ति हुए, वन वाज ऑस्टिन। इन लोगों का मानना था कि जो स्टेट है ना वो मोनिस्टिक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, a group of people or a single person has the power to take that decisions, absolute power. For example, कि एक स्टेट है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ये लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी रिलीजियस लॉ के अगेंस्ट या फिर किसी कम्युनिटी लॉ के अगेंस्ट। तो इनका मानना था कि जो ये स्टेट ने जो लॉ बनाया है दैट विल प्रिवेल ओवर रिलीजियस लॉ, कम्युनिटी लॉ या फिर एनी ट्रेडिशन, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द स्टेट लॉ। तो इसमें स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, ऐसा इन व्यक्तियों का मानना है कि स्टेट ऐसे वर्क करता है। तो जो पावर है वो एक ग्रुप के पास है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो तो ग्रुप ऑफ पीपल, मोनार्क हो तो मोनार्क राजा के पास है पावर, एरिस्टोक्रेसी हो तो एरिस्टोक्रेट्स के पास है पावर। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट है, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये थ्योरी चली, एक समय तक ये थ्योरी वैलिड भी थी और कुछ देशों में शायद अभी भी वैलिड है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया टाइप के जो कंट्रीज हैं। हाँ, एब्सोल्यूट मतलब 100% नहीं होता, हमेशा याद रखना, नियर अबाउट 100%, ठीक है। तो ये थ्योरी एक टाइम तक तो वैलिड रही। उसके बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी। इस थ्योरी के बहुत सारे फॉल्ट्स निकल के सामने आए कि समझाता हूं, और जो फॉल्ट्स को ठीक करने के लिए थ्योरी दी गई दैट इज नोन एज प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। अब आपने मोनोइज्म समझ लिया, अब आपके लिए प्लूरलिज्म समझना आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लूरलिज्म नाउ। हमारे बहुत सारे राइटर्स हुए, जैसे हेराल्ड लास्की, रॉबर्ट डाल, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ये लोग, बेसिकली इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि जो स्टेट है या फिर जो सोवरेनिटी है या फिर जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो किसी एक ग्रुप के पास नहीं है। ये पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। जो हमारे लास्की जी हैं, हेराल्ड लास्की, इनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट है, यूएसए की बेसिकली बात कर रहे थे, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज कह सकते हैं। तो जो पावर के बहुत सारे सेंटर्स हैं, मतलब एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हमारे पास पंचायत होते हैं, उसके बाद हमारे, और उसके अलावा पंचायत से सिमिलर हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। तो पावर जो है वो, पावर के बहुत सारे सेंटर्स हैं डिसीजन मेकिंग के,
इसी तरीके से सोवरेनिटी के भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आर्बिट्रली कोई भी गवर्नमेंट खुद से कोई भी डिसीजन ले ले, नहीं, बाकी सारे इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज को। लास्की का मानना था कि सोसाइटी में प्रोग्रेस के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी और एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की। इसकी वजह से बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप राइज हुए, मतलब पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस that has given rise to different social groups या फिर different groups, interest group कह सकते हैं बेसिकली, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जब वो लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, और डेमोक्रेसी में अगर कोई ग्रुप बन चुका है तो उसका थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा डिसीजन मेकिंग पे। जो स्टार्टिंग के जो प्लूरलिस्ट थे, इन्हीं लोगों ने क्या कहा कि हर एक इंटरेस्ट ग्रुप जो है, every interest group has equal hold on sovereignty। ये बात इन्होंने कही, यहीं से इनका डीमेरिट चालू हो गया। एक मूवी आई थी नायक, उसमें एक सीन था, लोग कहते हैं उनसे, जो चीफ मिनिस्टर थे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो वो कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। उनका जो चमचा है वो कहता है कि इन्होंने तो वोट दिए हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं उन्होंने नोट दिए हैं, तो बिजली वहाँ जाती है उनके मिल में। अब समझो कि एक ग्रुप है ठेकेदारों का और एक ग्रुप है आम जनता का, इन दोनों के पास बराबर ताकत होगी? नहीं, जो पावरफुल ग्रुप है उसके पास ज़्यादा ताकत होगी। पावरफुल क्यों है? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज मेकिंग देम पावरफुल, तो वो डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो थ्योरी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, सब ठीक था, बस यही दिक्कत हुई कि जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने ये मान लिया कि पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। लेकिन इन्होंने अपनी गलती सुधारी, ठीक है, जब इन्होंने अमेरिका को दोबारा पढ़ा तो इनको एक चीज़ समझ में आई, वो मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि जो पावर है या फिर जो सोवरेनिटी है उस पे जो बिजनेस ग्रुप है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप, एनी अदर इंटरेस्ट ग्रुप। इसको इन्होंने कहा, रॉबर्ट डाल ने, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की। पहले ये मानते थे पॉलीआर्की मीन्स, पॉली मीन्स डिफरेंट, आर्की मीन्स मतलब बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, तो डिफरेंट सेंटर्स हैं। लेकिन इन्होंने माना कि ये इक्वल डिवीजन नहीं है, डिफॉर्म्ड है, कि जो बिजनेस ग्रुप है उसके पास ज़्यादा शक्ति है इन्फ्लुएंस करने की, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया, और जो कि अदर ग्रुप्स हैं उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को उनसे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब वो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं तो गवर्नमेंट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इन ठेकेदारों के जाने से पड़ेगा या फिर जो पूंजीपति हैं इनके जाने से पड़ेगा। भाई आपने समूह इकट्ठा किया लोगों का, लड़ने के लिए आप तैयार हो गए, आप पहुंच गए द्वार पर कि हम डिसीजन को चेंज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को पता है वो 500-500 रुपये फेंकेगी, आप उसके फेवर में आधे से ज़्यादा जनता आपकी आ जाएगी, जो एक लीडर होगा वो नहीं आएगा और उसके 10-20 जो चमचे होंगे वो नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से देखती है कि जो ग्रुप जो ज़्यादा ताकतवर है पैसे के मामले में या फिर अलग अलग तरीके से, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रभाव वो ग्रुप डाल सकता है वो कभी भीड़ नहीं डाल सकती उतना ज़्यादा, अगर भीड़ में एकता नहीं है तो, और एकता नहीं होती है, पक्की बात है, और पैसा फेंकोगे तो एकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बिजनेस ग्रुप्स के बारे में ऐसा मानना था कि बिजनेस ग्रुप के पास ज़्यादा ताकत होती है। ऐसा क्यों? इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। भारत के केस में आप देख सकते हो कि हमारा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इसने जो 3 फार्म लॉज आए थे वो वापस करवा दिए। क्या किसी और ग्रुप में इतनी ताकत है कि ऐसे लॉज को वापस करवा सके? मतलब बहुत बार हमने ऐसा देखा है भारत के इतिहास में, जब से भारत में लोकतंत्र आया है, कि लोग आंदोलन करते हैं और कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये ग्रुप इतना ताकतवर था इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन,
नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, कुछ राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा थी और किसी एक राज्य के किसी एक समूह ने ही आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन हाँ ताकत तो थी, तभी डिसीजन मतलब ये वापस करवा लिया। बहुत सारे लॉज ऐसे आए हैं जो अभी तक वापस हो ही नहीं पाए, लोगों ने बहुत आंदोलन किए कर दो नहीं, क्योंकि ताकत उतनी है ही नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रुप्स इक्वल सोवरेन नहीं है, जो ताकत है वो सारे ग्रुप्स के बीच इक्वली डिवाइडेड नहीं है। अब बिजनेस ग्रुप्स के पास ज़्यादा ताकत है तो इसका दुष्प्रभाव क्या होता है। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, इस हफ्ते मैं इंटरव्यू में गया था, तो वो मुझसे पूछते हैं यही चीज़ कि जो वर्तमान सरकार है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, मतलब जो अपना इन्फ्लुएंस कम कर रही है मार्केट से, सीधे सीधे अर्थ ये है कि पूंजीपतियों को ज़्यादा छूट दे रही है। इससे सरकार को फायदा होगा या देश को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मेरा उत्तर था कि जब तक सरकार पूंजीपतियों को कंट्रोल करे तब तक तो फायदा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूंजीपति ही सरकार को कंट्रोल करने लग जाए। यही होता है, बिजनेस ग्रुप्स जो बेसिकली हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बना ही लेते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे जिस उदाहरण को ये लोग प्रस्तुत कर रहे थे कि यूएसए फेडरल कंट्री है, आइडल डेमोक्रेसी है, पावर डिवाइडेड है, सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म वहीं पे हावी रहता है। और बहुत बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं एक गेम है पबजी। अब कंपनीज जो हैं बेसिकली, चाहे वो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हों, चाहे वो और तरीके की जो मिसाइल्स हैं या फिर जो गन्स वगैरह हैं, अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है उनका तो वो इन्फ्लुएंस करेंगी। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, वो गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अमेरिका में क्या होता है कि गन्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं लोगों को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब जब इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो कुछ नार्सिसिस्ट टाइप के लोग क्या करते हैं, जैसे जो ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें वायलेंस होता है, वो स्कूल में जाते हैं बच्चों के और धड़ 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 गोली मार के बहुत सारे बच्चों को एक साथ मार देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है अमेरिका में होते हुए, आप लोग गूगल कर लेना इस चीज़ को। तो ये होता है बैड इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन द कंट्री या फिर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ग्रुप, अगर इनके पास ज़्यादा ताकत आ जाए। तो ऐसी थ्योरी के पहली वाली जो बात थी ना कि इक्वल पावर है, उसको बोला गया प्लूरलिज्म, और जो जब इसको रिफॉर्म किया गया कि बिजनेस ग्रुप के पास ज़्यादा ताकत है, इसको बोला गया न्यू प्लूरलिज्म। ये आप लोगों को समझ में आ गया था, आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में वो भी छोटा सा ही नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए बाय बाय।